स्वीडन से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहमियत रखती है जो स्वीडन के तालीमी निज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले वीडियो में स्वीडन के स्कूल के सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में स्कूल के बाद स्वीडन में जो कॉलेज स्टडीज़ है उसके बारे में तफसील से बात की जाएगी। और यकीन करें कि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो बहुत से लोग जो स्वीडन में भी काफ़ी मुद्दत से रहते हैं, मुमकिन है उन तक भी ये तमाम जो है वो मालूमात और ये तमाम चीज़ों को वो ना जानते हों। और वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन में आना चाह रहे हैं या वो लोग जो अभी भी स्वीडन में रह रहे हैं या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो मुस्तकबिल में तफसील से ये जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को जब कॉलेज में भेजें और कॉलेज में किस तरह के जो हैं वो मज़ामीन इख्तियार करें और कौन से वो बाद में जो है वो उनको जॉब्स मिल सकती हैं। ये इस लिहाज से ये तमाम मालूमात जो हैं वो आज की वीडियो में मौजूद होंगी। इससे कबल जो वीडियोस बनाई थी स्वीडन के स्कूल के सिस्टम के बारे में, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उसमें एक दो बातें रह गई थी जो यहाँ पे स्कूलों का जो तालीमी निज़ाम है या इंतज़ाम है वो जो मुकामी हुकूमत होती है, कम्यून होती है, वो उसके ज़ुम्मा होता है। और अगर किसी वजह से बच्चे को जो है वो स्कूल उनके घर से इतनी दूर हो कि उसको बस पे या ट्रेन पे जाना पड़े, तो उसके आने जाने का जो ट्रैवल कार्ड है उसके पैसे भी जो है वो स्कूल वाले देते हैं, बच्चे के वालिदैन को वो अखराजात नहीं उठाने पड़ते। दूसरा, यहाँ पे बच्चों को जो जब स्कूल में होते हैं तो फिर तो उनको जो है वो चाइल्ड अलाउंस मिलता है, लेकिन जब वो कॉलेज में चले जाते हैं तो वही चाइल्ड अलाउंस जो है वो स्टडी अलाउंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर उनको उतनी ही अमाउंट, वो तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 रुपये के करीब बनती है, वो उनको मिलती है। तो ये तो स्कूल के जो सिस्टम के बारे में कुछ बात रह गई थी। कॉलेज का जो स्वीडन का निज़ाम है ये बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ही मजबूत निज़ाम है। मेरी चूँकि अपनी तालीम पाकिस्तान से है कॉलेज की और मेरे बच्चों ने स्वीडन में कॉलेज में तालीम हासिल की है, तो इस लिहाज से मैं बड़े बेहतरीन अंदाज से इसका मुवाजना कर सकूंगा और इसमें तमाम जो पहलू हैं कॉलेज की एजुकेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पे स्कूल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जो कॉलेज है जिसको जिम्नाजियम कहते हैं, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में ये टर्म इस्तेमाल होती है, और स्वीडन का जो कॉलेज का निज़ाम है ये बाकी जो नॉर्डिक ममालिक हैं स्कैंडिनेविया के, वहाँ भी तकरीबन आलमोस्ट ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो 3 साल का होता है और इसका आगाज़ जो है स्वीडन में तालीमी साल का आगाज़, खा वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, वो अगस्त में होता है। तो स्कूल से फ़ारिग होने के बाद अभी बच्चे जो है वो स्कूल के आखिरी साल में होते हैं, तो यहाँ पे चूँकि एक मरबूत निज़ाम के तहत जो है वो यहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमती इदारों, स्कूल और कॉलेजेस के पास होती हैं, तो बच्चों को घरों में जो है वो मालूमात आना शुरू हो जाती हैं जिस इलाके में वो रहते हैं कि आपके इलाके में ये कॉलेजेस हैं, आप इस कॉलेज में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो इसकी ये मालूमात हैं। फिर यहाँ पे पूरा जो एक गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें कॉलेज के बारे में तमाम किस्म की मालूमात वहाँ पे स्वीडिश ज़बान में दी हुई हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे वो उस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज उनके ज़हनी मिलान के मुताबिक हो सकता है या कौन सा जो स्टडीज़ हैं वो उनको करनी चाहिए, ये तमाम मालूमात मिलती हैं। बल्कि स्कूल्स में और यहाँ पे और कॉलेजेस में भी जो है वो स्पेशल गाइड्स होते हैं जो बच्चों को फ्यूचर के बारे में जो है वो मालूमात देते हैं, उनको बताते हैं कि आप किस तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो काउंसलिंग जो है वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हर जगह होती है। बल्कि स्कूलों में जो है वो यहाँ पे बच्चों की सेहत भी साथ साथ चेक की जाती है। अगर इवन जो बच्चे पहली क्लास से जाते हैं उनकी बसारत, उनकी समात, उनकी वज़न, उनका जो है वो कद, हर चीज़ जो है वो स्कूल की नर्स चेक करती है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं। ये तो खैर एक ज़िमनन मेरे जहन में आ गया और इस तरह का निज़ाम जो है वो कॉलेजेस में भी होता है ताकि बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत जो है वो भी दुरुस्त रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और इसके लिए महकमा सेहत के जो लोग हैं, डॉक्टर, नर्सिस, वो स्कूलों और कॉलेजेस में बाकायदा तौर पे जो है वो मुलाजम होते हैं। और इसी तरह जो
सोशल वेलफेयर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कुरातक जिसको कहेंगे स्वीडिश ज़बान में, वो भी होता है ताकि बच्चों को कोई और ज़हनी मसला भी ना हो। अब कॉलेज का जो स्वीडन का जो निज़ाम है वो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मरबूत किस्म का है। यहाँ पे 18 जो हैं वो स्टडीज़ के प्रोग्राम हैं, 18 जो है वो स्टडीज़ के प्रोग्राम में, 12 प्रोग्राम्स जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन है, यानी उन प्रोग्राम्स में बच्चे कॉलेज से 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद वो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। और 6 प्रोग्राम्स ऐसे हैं वो स्टडीज़ के कि जिनके बाद वो कॉलेज से फ़ारुग होकर यूनिवर्सिटी में मज़ीद हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो अब इन दोनों की मैं आपको जो है वो तफसील बताऊंगा। जो 3 साल का यहाँ पे कॉलेज है और उसके टोटल जो पॉइंट्स बनते हैं वो 2500 बनते हैं। तो साथ इम्तहान का जो निज़ाम होता है वो स्कूल में भी साथ साथ इम्तहान लिए जाते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो उनका नेशनल लेवल पे भी इम्तहान होता है जिसको नेशनल अप्रूव जो है वो कहते हैं। यहाँ पे जो कॉलेजेस में जितनी भी स्टडीज़ है, खा वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट में लोग वोकेशनल स्टडीज़ में जाते हैं जो 12 प्रोग्राम्स हैं, या यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के जो प्रोग्राम है जिसमें साइंस और आर्ट्स, सारी तफसील मैं बताऊँगा। सबसे पहले यह कि यहाँ पे जो लाजमी मज़ामीन कॉलेज में बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं उनमें स्वीडिश है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है और स्पोर्ट्स है, इदरोत और कहलसा। और इसके अलावा यहाँ पे उनको समाजियात के बारे में, या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कह लें वो है, और मज़हब है, रिलीजन है, ये लाजमी मजमून है। अब हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं जी इसने डॉक्टर बनना है तो इसको मज़हब क्यों पढ़ाया जा रहा है, या इसको सोशल स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे खा उसने मेडिकल में जाना है, खा बायोलॉजी पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, ये सब्जेक्ट जो हैं मस्ट होते हैं, हर प्रोग्राम में होते हैं। अब इसके बाद और साथ कुछ अजाफी कोर्सेज भी ले सकते हैं। मसलन अगर कोई चाहे तो अपनी जो मादरी ज़बान है, उर्दू है, हिंदी है, ये भी पढ़ सकता है, उसको अजाफी नंबर मिलेंगे। और साथ कोई एक यूरोपीय ज़बान वो भी उनको पढ़ना पड़ती है, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये भी जो है वो उनको लाजमी तौर पे पढ़ना पड़ती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो 12 जो वोकेशनल जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स में मैंने बताया कि कॉलेज के 3 साल के बाद जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं, और इसमें जो 12 प्रोग्राम्स हैं उनमें मसलन ये हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन के बारे में, तामीरात के बारे में, शोबे में जो जाना चाहें उसके बारे में वो सीखते हैं। जो बच्चे 3 में जो पढ़ते हैं उनकी एजुकेशन के लिए वो एक ग्रुप है। इसके अलावा जो है वो माहौलियात के हवाले से एक ग्रुप बना हुआ है। फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों के हवाले से वो एक प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो मार्केटिंग जो जाना चाहते हैं दुकानों में या दूसरी जगहों पे एज ए सेल्समैन काम करना चाहते हैं उनके लिए है। फिर जो होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच में जाना चाहते हैं एक वो ग्रुप है। और इसके अलावा जो दस्तकारियों के हवाले से वो भी एक ग्रुप है। और जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी सनत में वो काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका प्रोग्राम है। फिर जो है वो माहौलियात और जो है वो नेचर के हवाले से जिनके ख्वाहिश हो काम करने की, वो उस ग्रुप में चले जाते हैं। फिर जो जहाँ पे अशियाए खुर्दनोश बनती हैं, खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, या उस तरह से रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो ब्रांच है वो है। और इसके अलावा जो है वो जो एज ए स्टेट एजेंट काम करना चाहते हैं, जो मार्केटिंग है प्रॉपर्टी की, उसके हवाले से ग्रुप है। और फिर जो उम्र सीधा लोग हैं उनकी निगहदाश्त के लिए, वोट के लिए, तो ये 12 ग्रुप हैं। तो इनमें कोई भी किसी एक ग्रुप का इंतखाब तालिब इल्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये 12 के 12 जो है वो हर कॉलेज में हों। ये एक्चुअली ये प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। ये बाज़ औक़ात जो है इसके लिए अलग कॉलेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन ये 12 प्रोग्राम जो हैं इनमें पूरे स्वीडन में जिनकी बच्चों की ये ख्वाहिश हो कि हम कॉलेज कंप्लीट करने के बाद हमने मज़ीद यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना, हमने कुछ काम करना है, तो वो जो है वो इन ग्रुप्स में जाएंगे। अब दूसरा जो ग्रुप है वो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए जिन्होंने आगे जाना है, वो 6 जो है वो बड़े प्रोग्राम्स हैं। उन जो 6 बड़े प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले तो उसमें आता है जो नेचुरल साइंसेज का है, जिसको नातूर कहते हैं, यहाँ उसका एब्रीवेशन NA है। इसमें जो है वो पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी। अब मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैथमेटिक्स जो है वो लाजमी है बाकियों के लिए भी, और यहाँ स्वीडन में जो साइंस पढ़ते हैं, खा उन्होंने जाना हो मेडिसिन में, डेंटल सर्जरी में, एग्रीकल्चर में, फार्मेसी में, उनको भी मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान में हमने जब एफएससी की थी और अब भी ऐसे ही एक ग्रुप होता है जिसको एफएससी प्री मेडिकल कहते हैं, वो लोग सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। और जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होता है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे जो साइंस ग्रुप है इसमें बच्चे दोनों पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, वो मेडिकल में भी जा सकते हैं, वेटनरी साइंसेज में जा सकते हैं। यानी यहाँ पे जो जिन बच्चों ने नेचुरल साइंसेज पढ़ी हो, नातूर ग्रुप पढ़ा हो, वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं। वो बड़ा ग्रुप जो है वो समझा जाता है। वो अगर बाद में फॉर एग्जांपल उन्होंने लॉ पढ़ना है उसमें भी जा सकते हैं। तो ये पहला ग्रुप जो है वो मैंने बताया वो है NA नेचुरल साइंसेज का, नातूर वेतनस्काप का। और इसके बाद जो दूसरा ग्रुप इसमें आता है वो टेक्निक प्रोग्राम्स का है। टेक्निक प्रोग्राम वाले वो होते हैं जिन्होंने बाद में कुछ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी है, इंजीनियरिंग में भी वो अगर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, या इससे जो रिलेटेड है, तो उनके लिए जो है वो ये टेक्निक का ये, इसको अगर मैं समझूं तो ये पाकिस्तान में या इंडिया में जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, ये ऑलमोस्ट वो ग्रुप जो है वो मेरे ख्याल में बनता है। तीसरा जो ग्रुप इसमें जो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए जो मेन ग्रुप है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट जिन्होंने साइंस नहीं पढ़नी होती, वो जो जैसे हमारे वहाँ वो आर्ट्स होती है, तो वो यहाँ पे इसको ऐसे सम हेल्थ वेतनस्काप जो है वो करते हैं। इसमें ये इसको यानी पॉलिटिकल साइंस कह लें। इसमें जो लोग आते हैं वो मुस्तकबिल में मसलन अगर किसी ने उस्ताद बनना है, या किसी ने जर्नलिस्ट बनना है, या किसी ने साइकोलॉजिस्ट बनना है, मार्केटिंग में जाना है, या यूरिस्ट बनना है, तो वो लोग जो है वो ये ग्रुप जो है वो तीसरा ग्रुप जो जिसका एब्रीवेशन SA है, सम हेल्थ वेतनस्काप, यानी समाजियात के हवाले से और पॉलिटिकल साइंस कह लें इसको, वो ये ग्रुप जो है वो लेते हैं। उसके बाद चौथा जो ग्रुप है वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, जिसका एब्रीवेशन HU है यहाँ पे स्वीडन में। इसमें वो लोग आते हैं अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने मुस्तकबिल में ट्रांसलेटर बनना है ज़बानों का, या लाइब्रेरी में काम करना है, लाइब्रेरियन बनना है, या आसार कदीमा के शोबे में कोई जाना चाहता है, या कानून के शोबे में एज ए ज्यूरिस्ट काम करना चाहता है, तो वो लोग जो हैं वो HU यानी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जो है वो लेते हैं। पांचवा जो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए ग्रुप है वो ये इसमें जो जाएंगे वो एक्टिंग में अगर कोई जाना चाहता है, डांस में, ड्रामे में, फिल्म में जाना चाहता है, वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है, या डायरेक्शन के शोबे में लोग जाना चाहते हैं, मुस्तकबिल में डायरेक्टर बनना चाहते हैं फिल्म में, टीवी में, तो उनके लिए जो ये ग्रुप जो है वो के लिए वो बड़ा मौजू होगा। और छठा और वो भी एक बहुत अहम गुण है, वो है मुआशियात का, इकोनॉमी का। और इस जो इकोनॉमी का जो ग्रुप है, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तकबिल इकोनॉमिस्ट बनना है, या जिन्होंने एडवोकेट बनना है, पुलिस में जाना है, या इवन जो स्टेट एजेंट बनना चाहते हैं वो भी जो है इसमें जो है वो जा सकते हैं। तो ये 6 ग्रुप्स हैं। इन 6 ग्रुप्स में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल मुकम्मल करने के बाद वो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हैं, वेटनरी एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में, या वो फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, वो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, वो मास्टर्स करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वो जा सकते हैं। तो उनको यानी कॉलेज में इन 6 में से किसी एक ग्रुप का इंतखाब जो है वो करना होगा। और यहाँ पे जो है वो कॉलेज के लिए जो मज़ामीन है, जब कॉलेज का वहाँ पे एडमिशन होता है तो यहाँ भी एक मेरिट होता है। जो स्कूल में जिन बच्चों ने जितने नंबर लिए होते हैं उनकी बुनियाद पर उनको जो है वो दाखिला मिलता है। जिन कॉलेजेस की रिप्यूट अच्छी है वहाँ पे जो है वो समझें कि कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा बाज़ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिनको जो है वो पढ़ने लिखने में दुश्वारी हो सकती है, उनकी जिस्मानी या ज़हनी जो है वो मसाइल की वजह से वो आम
कॉलेज में नहीं जा सकते तो उसके लिए उन्होंने अलग से सैर जिम्नाजियम बनाए हैं। उनमें दौरानिया जो है वो तकरीबन 1 साल ज़्यादा होता है, वो 4 साल में वो कॉलेज मुकम्मल करते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए भी जिनको किसी तरह की भी ज़हनी या जिस्मानी जो है वो आर्जा लाहिक हो, उनके लिए भी हुकूमत ने जो है वो कॉलेजेस बनाए हैं और वो उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कॉलेज की स्टडी है उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग पोजीशन भी ऑफ़र होती है, जिसके लिए वो तकरीबन 15 हफ्तों के लिए वो जाके काम करते हैं, स्पेशली जो वोकेशनल एजुकेशन में होते हैं, ताकि उनको काम का पता चले, वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके हवाले से उनको शनासाई हो, और ताकि वो अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद उनको काम तलाश करने में भी आसानी, उनका रेफरेंस भी बन जाए, उनको थोड़ा तजर्बा भी हासिल हो जाए। एक ये चीज़ है। दूसरी, स्वीडन की जो कॉलेज की एजुकेशन है इसमें एक बहुत बड़ी जो अहम चीज़ है वो इंडिया पाकिस्तान के कॉलेजेस में नहीं है। यहाँ पे हर कॉलेज स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वो प्रोजेक्ट ऐसे ही है जैसे हमारे MSc में हमारा एक थीसिस होता है, उसका ज़रा लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे थोड़े से कम लेवल पे उसी तरह का उनको एक स्टडी दी जाती है। उसके लिए वो जो है वो पहले वो सिनॉप्सिस लिखते हैं, उसके लिए रेफरेंसेस लेते हैं, फिर वो पूरी स्टडी करके, पूरा प्रोजेक्ट करके फिर वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कॉलेज में। वो हर इनफरादी तौर पे भी लिया जा सकता है और बाज़ का जो है वो एक से ज़्यादा जो तालिब इल्म है वो इकट्ठा भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और जिनके प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा रिसर्च बेस्ड हों, वो यहाँ पब्लिश भी होते हैं। मसलन कॉलेज में एक स्टूडेंट्स को एक ये प्रोजेक्ट दिया गया कि यहाँ स्वीडन में जो फास्ट फूड मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ़रोख्त होते हैं या उनके जो चेन्स हैं, आपने ये चेक करना है कि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस लेवल पे हैं और उनकी ग्रोथ किस तरह से है। तो उन्होंने इसकी पूरी स्टडी की, फिर वो मुख्तलिफ जो है वो फूड चेन्स उनके पास गए, वहाँ से उन्होंने लिया, फिर उन्होंने उसका वो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म टेस्ट किया, फिर उसके पूरा प्रोसेस करके पूरी रिपोर्ट बना के उन्होंने प्रेजेंट की। या इसी तरह मुझे याद है हमारे एक मिलने वाले थे, तो उस स्टूडेंट ने करना था कि स्वीडन जो है वो पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है और उनकी क्या जो है वो पोजीशन है और उन चीज़ों की डिमांड कैसे है, वो किस तरह से आती हैं। यानी वो इंपोर्ट पे उसका पूरा जो है वो एक प्रोजेक्ट था, वो इस तरह से उसने किया। ये यहाँ पे हर एक को करना पड़ता है और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। दूसरी यहाँ की जो स्टडी है इसमें बच्चों को रटे की बजाय जो है वो चीज़ समझाई जाती है और उसके लिए एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है। मसलन जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो जीन्स होती हैं वो DNA से बनी होती हैं, हर बंदे का DNA मुख्तलिफ होता है, DNA में ये वो सारा चीज़ें, और हमने उसको पढ़ लिया और दैट्स इट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो कॉलेज में एक प्रोजेक्ट हुआ कि उन्होंने यही चीज़ बच्चों को सिखानी थी। उन्होंने बच्चों का एक ग्रुप बनाया, उन्होंने कहा जी कि कॉलेज के जो किचन है वहाँ पे एक बंदे का मर्डर हुआ है फर्जी तौर पे और उसका ये ब्लड है। अब आपने ये चेक करना है कि कातिल कौन है, और उसमें जो सस्पेक्टेड लोग थे वो भी उन्होंने बता दिया। अब बच्चों ने वहाँ से ब्लड लिया, उसका उन्होंने एनालिसिस किया, PCR करके, फिर उन्होंने जो मुश्तबा लोग थे उनका DNA लिया, फिर उन्होंने इस तरह से वो पूरी रिपोर्ट यकीन करके पाकिस्तान के जो बड़े अच्छे हमारे पुलिस स्टेशन हैं शायद उस तरह से भी वो इन्वेस्टिगेट ना करें, पूरी स्टडी लिखी, फिर सारा कुछ उसने करके एंड में फिर उनको समझ आई कि अच्छा ये वजह जो हम जो कातिल तक पहुंचे हैं ये उसके DNA की वजह से पहुंचे हैं। तो ये एक यहाँ के स्टडीज़ का मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद यहाँ के जो कॉलेजेस हैं इनका एक्सचेंज प्रोग्राम भी है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और तकरीबन हर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दुनिया के किसी न किसी मुल्क में वो 1-2 वीक के लिए जाते हैं और वहाँ के तालिब इल्म यहाँ आते हैं। फिर इस तरह से इनको उन मुल्कों में होने वाली जो कॉलेज की स्टडीज़ है उनको जानने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ पे कॉलेजेस का जो इंतज़ाम है ये भी जो कम्यून होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उन्होंने करना होता है। लेकिन नेशनल लेवल पे जो इदारा है जो देखता है कि कोर्स जो है वो एक जैसा है, इसके अलावा बच्चे जो है वो उनकी स्टडी का बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और इसके बाद फिर उनका जो है वो बोर्ड का इम्तहान जैसे हमारे होता है नेशनल अप्रूव, यहाँ पे नेशनल टेस्ट होता है, तो उसके बाद जाके फिर बच्चों की वो सारी ग्रेडिंग होती है। और इसके साथ ही आखिरी बात वो बड़ी अहम है, वो यहाँ के स्वीडन के लिए मखसूस है और शायद ये स्कैंडिनेविया में, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह में भी होती है।
जो ही बच्चे यहाँ से कॉलेज से फारग होते हैं और कॉलेज में उनका आखिरी दिन होता है, वो उनकी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन होता है। उस दिन जो है वो बड़े एहतमाम के साथ उसको मनाया जाता है। बच्चे उसके लिए स्पेशल जो है वो कपड़े बनाते हैं, एक स्पेशल एक टोपी होती है जो वो अपने घर में रखते हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने अब आज स्टूडेंट लिया और वो वहाँ पे कॉलेज अपने में जाते हैं। उनके जो वालिदैन होते हैं वो कॉलेज का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे खड़े होते हैं और उन्होंने बचपन की बच्चे की कोई तस्वीर जो है उसको बड़ा किया होता है, बच्चे को नहीं बताया होता। वो बड़ी तस्वीर जो है वो एक बड़े कह लें कि बोर्ड की सूरत में वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और लोग सीटियाँ बजाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। अब बच्चे जब भाग के बाहर आते हैं तो फिर वो अपनी देखते हैं कि मेरे वालिदैन कहाँ पे हैं, तो बच्चे के लिए एक सरप्राइज होता है कि मेरी बचपन की कौन सी तस्वीर उन्होंने लगाई है। तो फिर वो बच्चे माँ बाप के पास आते हैं, उनको मिलते हैं, माँ बाप मुबारकबाद देते हैं, दोस्त रिश्तेदार गए होते हैं, बच्चों को जो है वो तोहफ़े देते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे जो है वो उन्होंने एक खुसूसियत से पुराने ट्रक जो है वो लिए होते हैं, उनमें वो खड़े होकर पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, वो हल्ला गुल्ला करते हैं, वो सीटियाँ बजाते हैं, वो कहते हैं जी हमने स्टूडेंट लिया, ये हमारी ज़िंदगी का जो है अब हमने अब आगे जा रही, या तो हम अमली ज़िंदगी में आ जाएंगे, जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली होती है, या यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो वो पूरे शहर का चक्कर लगा के वापस आते हैं और इसके बाद फिर घरों में जो है वो बहुत बड़ी दावत होती है। बल्कि बाज़ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जैसे शादियां हो रही हैं, बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पे खाने होते हैं, बच्चे को तोहफे मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो है यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई की जाती है। उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज के बाद एजुकेशन ली होती है, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो है वो बच्चे को जो है वो उस मौके पर उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको जो है वो क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये स्वीडन के कॉलेज का जो सिस्टम था, निज़ाम था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और फिर यहाँ पे कॉलेज की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे किताबें, कापियाँ, हर चीज़ जो है वो हुकूमत मुहैया करती है, बल्कि बच्चों को वहाँ पे दोपहर का खाना भी दिया जाता है जिसे स्कूलों में दिया जाता है। तो ये हुकूमत जो है यहाँ पे तालीम पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो ये स्कूल और कॉलेज की स्टडीज़ के हवाले से ये दो किस्सें आपने मुलाजा की हैं। अब अगली जो तीसरी किस्त होगी उसमें स्वीडन में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मुख्तलिफ जो स्टडीज़ हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, उसका तरीका क्या है, यूनिवर्सिटी एडमिशन का तरीकाकार क्या है, मेरिट किस तरह से बनता है। और साथ हाँ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जो बच्चे दूसरे मुल्कों से स्वीडन में आते हैं स्कूल या कॉलेजेस के लिए, तो उनके लिए मुतलका स्कूल या कॉलेज जो है वो इंतज़ाम करता है, उन बच्चों को वो रखते हैं, उनको साथ साथ वो स्वीडिश पढ़ाते हैं, साथ दूसरे मज़ामीन भी पढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको जिस क्लास के उनका लेवल हो उनमें उन क्लास में जो है वो एडमिशन दे देते हैं। तो आज की जो वीडियो थोड़ी तवील होगी लेकिन ये बड़ी मालूमाती थी और बात करते करते जहन में चीज़ें आती गई। तो आप मुझे इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि अगली आने वाली वीडियो में उसको मैं ऐड कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।